फॉर इंस्टेंस मैं रियल्टर हूँ, मैंने रेंट पे कोई चीज़ दी है, मैंने जाके उसकी पुलिस स्टेशन में एंट्री करा दी है। अब अल्लाह ना करे कोई मिसहैप होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने वहाँ बता दिया है। पहले क्या होता था जी, रियल्टर के ऊपर उंगली उठती थी कि यार आपने कोई ना कोई आपकी मिली भगत होगी जो ये काम हुआ है। बिल्कुल ऐसे तो ही। अब एक ये अलग शुक्र है बहुत अच्छा मामला हुआ है। तो ऐसा ऐसा रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बट ऑब्वियस है वही बात है कि जो हमारी अपनी जो लोग हैं वही इतने एजुकेटेड नहीं है, इतनी उनको अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर उसकी वजह से मुश्किल होती है। तो मिस्टर वकास, आप इसके अंदर कुछ लोगों के नाम लेना पसंद करेंगे जिन्होंने इस पॉइंट पे सोचा है इनिशिएट करने के लिए, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इस point पे? एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन इरफान आलम साहब हैं, ओके तो वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ओके। तो वो है, और जो दूसरी जो जिसको हम अच्छा, बिसाइड ऑफ दैट वकास के एक तो नॉर्मली जनरल मासेस को बेनिफिट ये होगा कि आपको एनी नोन पर्सन, अननोन पर्सन जिसका इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है, वो उठा और आपके लिए रियल इस्टेट के नाम के ऊपर कि ये चीज़ बिक रही है, ये चीज़ खरीदी जा रही है, रेंट पे चढ़ रही है, ये चीज़ खाली हो रही है, सिर्फ इसी को वो रियल इस्टेट समझता है और इसी के ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, चाहे वो चाय वाला हो, चौकीदार हो, चाहे वो एक बेरोज़गार हो जिस बात करने को कुछ नहीं है, तो कहते हैं चलो मैं एक रियल इस्टेट सेक्टर में जाके बैठ जाता हूँ और मैं कमीशन के ऊपर कुछ अच्छी इनकम कर लेता हूँ। एक तो ये चीज़ कवर अप होगी। इससे हट के आप क्या समझते हैं कि क्या और मुस्बत इकदामात देखने को मिलेंगे जनरल मासेस को अगर ये चीज़ इनिशिएट होती है तो? देखिए, इसमें आपको सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये होगा कि जो हम जिसको लेमन वर्ड्स में कहते हैं ना कि गंद आ रहा है हमारी मतलब जो एक हमारी कम्युनिटी उसके अंदर, वो हमारा साफ़ हो जाएगा। दूसरा, अब होता क्या है, एक नया बंदा उठकर आया है, उसको ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सब लीज कैसे होगी, सेल डीड कैसे होगी, पावर क्या है, अगर इस डॉक्यूमेंट में ये मसला है तो इसको कैसे रिजॉल्व होगा, या आज जो है हमारी मार्केट वैल्यू ही है तो उसकी एफबीआर वैल्यू क्या है, डीसी वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन कैसे निकलेगी, उसके ऊपर टैक्सेस क्या होंगे, तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं होता। तो अब उसमें फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला ये आता है, एक नया बंदा उठकर आया, आपने उसको कमीशन दे दिया, वो भाग गया, बाद में कोई मसला वो आपके लिए नहीं खड़ा होगा। अगर आप प्रॉपर एक किसी रियल्टर के पास जाएंगे जो अपना ऑफिस बना के बैठा हुआ होगा, जो एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होकर बैठा हुआ होगा, वो कहाँ भाग के जाएगा? तो एक चीज़ होती है आफ्टर सेल सर्विस, वो आपको वो लोग नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने पैसे ले लिए, उनका काम खत्म हो गया, उनका कोई और काम चल रहा है ऑलरेडी, ये उनका ब्रेड एंड बटर नहीं है। लेकिन एक जो रियल्टर है इसका ब्रेड एंड बटर ही ये है, तो ऑब्वियस हमारा काम ऐसे चलता है कि आपने एक चीज़ ली मुझसे, मैंने आपको अच्छी तरह फैसिलिटेट किया, आपने 4 और लोगों को रेफर कर दिया, यार मैंने इससे ये चीज़ ली थी, तो मैं अगर कुछ लेना तो मैं इसके पास चले जाऊँ। तो अगर मैं आप ही के साथ आपको सही से फैसिलिटेट नहीं करूँगा तो ऑब्वियस है मेरा तो काम ही ये रेफरेंसेस के ऊपर चल रहा है, तो मेरे लिए वहाँ पे फिर डिसएडवांटेज आएगा। दैट्स रिमार्केबल। और ये पॉइंट्स ऐसे हैं वकास, बिल्कुल ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को इसको रियलाइज़ करना चाहिए और ख़ासतौर पे लोगों को भी खुद कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक चीज़ स्टैब्लिश कर भी देंगे तो एक जनरल मासेस को भी इतना एजुकेट होना चाहिए कि वी आर दे गोइंग टू टेक इनिशिएशन ऑन दैट। क्योंकि जब आप एक सेल फोन, ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेडी पे कोई सेल फोन बेच रहा हो और आप बोले मैं 50,000 का सेल फोन उससे खरीद लूँगा, तो यू विल गो फॉर द एग्जैक्ट आउटलेट टू वेरीफाई, टू आप अश्योर्ड होते हैं। तो इसी चीज़ पे आपको शोर करना चाहिए कि जब हम जा रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से तो वो प्लेटफॉर्म कैसा है। हम 50,000 का मोबाइल भी खरीदते हैं, कोई अच्छी घड़ी खरीदते हैं, तो हम देखते हैं कि यार कोई ऑथराइज डीलर मिल जाए, कोई अच्छा आउटलेट मिल जाए जो आफ्टर सेल सर्विस दे रहा हो, थोड़ा उसका रिनाउंड नेम हो, हम गूगल पे जाके, गूगल मैप पे जाके, फेसबुक पे जाके उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं, फिर जाकर उससे चीज़ खरीदते हैं। लेकिन जहाँ हम 1 करोड़ रुपये का कोई फ्लैट खरीदते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यार ये 50,000 रुपये कम ले रहे हैं हमसे, इससे लो और जाके करा लो। फिर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके फंस जाते हैं, आपको तो डॉक्यूमेंट फंस जाता है, गवर्नमेंट में तो क्या मामला था आपके सामने, फिर आप सर पकड़ के बैठे रहते हैं। देन फिर आप पूरी जो एक रियल्टर्स की जो कम्युनिटी है उनको बोलते हैं कि यार तो ऐसे, तो गलती आपकी है, आप 2 पैसे बचाने के लिए क्यों गलत जगह पे गए। सर वकास, अभी आपने हमने देखा था कि ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स बहुत चैलेंजेस रहे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर, बहुत ज़्यादा समझें कि डाउनफॉल रहा इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के, जो मार्केट के अंदर जो बंदा मेन पैसा लेके बैठा होता है या डिसीजन ले रहा होता है इन टर्म्स टू बाय अ प्रॉपर्टी, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी पाकिस्तान के अंदर, इन्फ्लेशन था, चीज़ें जो थी वो पॉलिटिकल कुछ डिसीजन ऐसे थे जिसकी वजह से जो खासतौर पर ओवरसीज़ कस्टमर है और लोकल बायर है वो काफ़ी रिस्ट्रेंट था, रिस्ट्रिक्ट था इस चीज़ को लेके कि उसको कुछ स्टेप इन करना चाहिए और कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मार्केट के अंदर जो एक फ्लो था वो डिस्टर्ब हो गया था। तो अभी आप क्या देख रहे हैं 2025 वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ? देखिए, अभी तो गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स ले रही है, कल रात में भी एक नोटिफिकेशन आया, उसके बाद तो हम एक अच्छा पॉजिटिव ही जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब तकरीबन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए, 2022 से ये मामला चलते रहे, 2022 पूरा गया, 23 पूरा गया, 24 आपका पूरा चला गया। अब उसमें देखें 2-3 डिफरेंट पॉइंट्स है जो आप देखते हैं। मेन चीज़ होती है डिमांड एंड सप्लाई का गैप। अब अगर आप बहरी टाउन चले जाते हैं, नैन आसमाबाद चले जाते हैं, या स्कीम 33 की माउथ सोसाइटीज़ में चले जाते हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टर घुस के ट्रेडिंग करता है,
वो स्टॉक मार्केट की तरह आपकी एक दिन में 10 लाख रुपये ऊपर जाती है, अगले दिन में 15 लाख रुपये नीचे आ जाती है, फिर दूसरे दिन फिर 25 लाख रुपये ऊपर चली जाती है। तो वहाँ पे जो जहाँ पे ट्रेडिंग होती है वहाँ पे मामला थोड़े आपके स्लो होते हैं। Okay. बट इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप किसी ऐसे एरिया जैसे हमारा नॉर्थ आइसलैंड है, यहाँ पर इन्वेस्टर का सच कोई काम नहीं है, यहाँ एंड यूज़र टू एंड यूज़र का काम होता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम था, काम अल्लाह का शुक्र है किया है हमने भी, बट स्लो था। उसकी रीज़न यही थी कि ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो बहरिया को गए तो हम इसलिए कहते हैं बहरिया इज़ अ प्योर सेपरेट प्राइवेट एंटिटी, ऐसे ही एक प्राइवेट लैंड डेवलपमेंट एरिया है। जिस तरह आप केडीए की बात करें तो केडीए कम्स इनटू डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लैंड और आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या आप कंटोनमेंट की बात करें, या फिर आप वो ये वो लैंड्स हैं जिनके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और बहरिया तो नॉर्मली इज इट लाइक के जस्ट लाइक ए स्टॉक मार्केट ऐसे ही एग्जैक्टली। वहाँ पे तो बेसिकली सुबह शाम की ट्रेडिंग होती है, उसको हम लेमन वर्ड्स में सट्टा बोलते हैं। वो सट्टा चल रहा होता है तो सट्टे में आपको पता है आप सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, सांप से नीचे आ जाते हैं। तो अभी 2025 में आप क्या देख रहे हैं नाज़माबाद और अक्रॉस जो विसिनिटी है वहाँ पे रियल एस्टेट कैसे? अगर तो आप ऐसे एरियाज़ की तरफ आते हैं जहाँ पे रेसिडेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर का काम कम है, जैसे नॉर्थ नाज़माबाद है, नाज़माबाद वहाँ पे प्लॉट तो ना होने के बराबर रही है, घर होता है वही बिकता है, रेनोवेट किया फिर दोबारा बेच दिया, या डिमोलिश कंडीशन में डिमोलिश किया, मकान बना के बेच दिया आपने। यहाँ तो यही रह गया काम। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मार्केट नीचे गई नहीं है, यहाँ का रेट स्टेबल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ है। ये मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे कोई डाउनफॉल नहीं रहा है सच, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ऊपर गई है। तो यहाँ पे एंड यूज़र शुरू से काम कर रहा था, आज भी कर रहा है, वो तो काम चल रहा है। बट जो दूसरे जैसे अब ये बहरिया दूसरी सोसाइटी से जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, वो फिर सारे जो गवर्नमेंट सिनेरियोज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे टैक्सेस कम होते हैं। दूसरा आपका गोल्ड एकदम इतना ऊपर चला गया था, इन्वेस्टर ने पैसा निकाल के गोल्ड में रख दिया था। दैन उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट रेट 21-22% चला गया था, तो बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्ट वगैरह के मामला वो नहीं कंसिडर करते इसको, उन्होंने बैंक में निकाल के पैसा रख दिया था। अब जब वहाँ से इंटरेस्ट रेट अभी कम हो रहा है, गोल्ड देखते हैं उससे क्या मामला बनते हैं, डॉलर देखते हैं क्या मामला बनते हैं, तो फिर उसके बाद ही कोई मतलब एक फुल एंड फाइनल कुछ कह सकेंगे कि क्या मामला बनते हैं। बट होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट जो टैक्सेशन के हवाले से मेन जो थी एलिमेंट थी टैक्सेशन, तो टैक्सेशन एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक जब जनरल मासेस की बात करते हैं तो ये ह्यूज नंबर ऑफ परसेंटेज भी एग्जिस्ट करती है। जो समझें कि एक तो परसेंटेज वो होती है जो बहुत ही स्लीक नंबर ऑफ पीपल हैं कि जो कहते हैं कि ठीक है हमारे पास पैसा लमसम मौजूद है, आज हम उसको रोटेट कर देते हैं इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन एक जो है एक नीडी है जिसको चाहिए रहने के लिए, जो किराए के मकान में रहता है, उसको डिसीजन लेने के लिए। तो जब वो देखता है कि अब मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे जमा हो गए हैं, लेकिन जब वो टैक्सेशन की मद में देखता है जो चीज़ें एकदम से हाई इम्पैक्ट पे चली गई थी, जब अब गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत अप्रिशिएटेबल पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डिसीजन लिया है। आई थिंक गवर्नमेंट ने शायद न्यू बायर्स के लिए भी रिलैक्सेशन दिया है। हाँ, कुछ नॉन फाइलर्स के ऊपर भी दिया है, कुछ है। जो मार्केट वैल्यू जैसे 25 साल पुराना अगर घर है तो उसको डिमोलिश उसमें ले आए, 10 साल पुराने पे रेट कम कर दिया, 20 साल पुराने पे रेट कम कर दिया। और फर्स्ट बायर को भी इन्होंने टैक्स फर्स्ट बायर को भी दे रहे हैं, मेरे ख्याल से 5 करोड़ या 10 करोड़ तक की जिसकी फर्स्ट बाइंग है, कुछ उससे भी कुछ नहीं कर रहे। तो कुछ पॉइंट्स इन्होंने कहे अभी, वो फुल एंड फाइनल अभी तो मतलब आवाज़ें हैं, क्या वो फुल एंड फाइनल आता है वो फिर देखते हैं। बट फॉर द बेस्ट वही बात है कि अभी तक तो मामला अच्छे नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, दैट्स गुड। अच्छा वकास साहब, एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे आपके तवज्जुह से उसको हाईलाइट करना चाह रहा था, वो ये था कि आजकल का जो दौर है मतलब इज़ अ वेरी टफ पीरियड ऑफ टाइम टू मेक डिसीजन ऑन एंड टू अर्न मनी। क्योंकि आप आज से 25-30 साल पहले या 40 साल पहले के मामला देखें तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे या हमारे आबा अजदाद थे, उन्होंने जो डिसीजन लिए तो हमने सुना कि उन्होंने इतने चंद हज़ार में एक ज़मीन खरीद ली या चंद लाख में उन्होंने ज़मीन खरीद ली, जो आज ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम करोड़ों में डेवलप हो गई। और जब हम देखते हैं कि आज के दौर में जब विरासत के भी मामला आते हैं, जब वो चीज़ सेल आउट होती है, तो जब वो फर्दर डिवाइड होती है इन टर्म्स ऑफ बच्चों में, तो हर किसी के हिस्से में एक स्मॉल चंक ऑफ मनी आती है। और जब वो कहता है कि मैं इसको जाके इन्वेस्ट करूं कहीं पे मकान में, मिसाल के तौर पर मैं 240 गज के मकान में रह रहा था, या 500 या 600 या 1000 गज के मकान में, और वो समझें कि 4 करोड़ या 5 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक की प्रॉपर्टी थी, और आपके फैमिली में डिवाइड हुआ हर किसी के हिस्से में, वो मोर और लेस अगर एक बंदे के हिस्से में 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपये आ गया, 3 करोड़ आ गया,
तो यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि जो मकानात जो एक ज़मीन पे रह रहा होता है इसको आदत भी रहने के लिए, तो उसके लिए उस सर्टन एरिया के अंदर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह आप खुद नॉर्थ में रहते हैं, आपको खुद पता है कि वहाँ पे वैल्यू क्या है, और वहाँ पे आज के दौर में 2-2.5 करोड़ रुपए में आपको तो ज़मीन नहीं मिल सकती। तो इसको काउंटर करने के लिए जो है 2 डिसीजन होते हैं आदमी के पास। वो कहता है कि या तो मैं उसी एरिया में रहूँ, तो उसी एरिया के अंदर उसको सेलेक्ट करने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो पोर्शन पे जाए या तो वो पे हाई राइज किसी प्रोजेक्ट के बिल्डिंग में जाए, अपार्टमेंट्स की तरफ उसका माइल हो, या फिर वो किसी ऐसे अंडर डेवलप एरिया के अंदर जाके ज़मीन खरीदे जो हाँ जिस तरह स्कीम 33 हो गया या सुरजानी हो गया, यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करे और वेट करे ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स टू थिंग्स गेट डेवलप एंड एस्टैब्लिश। तो आप इसके मुकाबले में एक जनरल मासिस को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आपका खुद जैसा आपने जिक्र किया आपका साइमा से एफिलिएशन है और यू आर वेरी मच एक्टिव इन दैट पार्ट, तो आप पोर्शन कंपैरेटिवली अपार्टमेंट व्हाट्स योर सजेशन ऑन दैट? देखिए, इट्स योर, सबसे पहले तो ना इट्स योर ओन चॉइस। आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि आपको क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता। आप अगर पोर्शन में आते हैं तो उसका थोड़ा सा जो वो एक लीगल स्टेटस है उसके ऊपर मसला आता है कि उसकी सबलीस होती है। ऑल्दो आप सबलीस कराते हैं, पावर करवाते हैं, कुछ भी कराते हैं, रजिस्ट्री भी कराते हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं उसके ऊपर, बट गवर्नमेंट की नज़र में आप फिर भी इलीगल हैं। ये बहुत, मैं कह सकता हूँ, मजाक है क्या है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चेंज ये होना शुरू हुआ है कि जो टोटल जो लैंड होती है, मतलब अगर आपने ग्राउंड प्लस 2 के 3 पोर्शन बना दिए हैं और एक दूसरी का पीछे है रूफ है, तो 25% के हिसाब से सेल डीड दे देते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर ही। मतलब आपको लैंड में पार्टनर बना देते हैं। ये रिफॉर्म्स अभी 2-3-4 महीने में थोड़े से होना शुरू हुए हैं। एक तो ये है पोर्शन में, ये कि आपकी 3 फैमिलीज रह रही हैं, थोड़ी मतलब आपकी बेपर्दगी कम हो रही है, पानी अगर आ रहा है तो उसकी डिवाइडिंग कम हो रही है। उसी के मुकाबले में आप अपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ 100 अपार्टमेंट्स हैं, तो थोड़ी बेपर्दगी ज़्यादा है या इस तरीके के कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को हाई राइज का फोबिया होता है। अब जो हाई राइज बन रहे 3 फ्लोर वो कार पार्किंग दे देते हैं। आपको जो फर्स्ट फ्लोर है वो नॉर्मली 4th से 5th फ्लोर से स्टार्ट होता है और फिर वो ग्राउंड प्लस 22-23 तक जा रहे हैं। तो आपका हाइट का फोबिया है, इन केस कभी लिफ्ट ख़राब हो गई, कभी कोई शिफ्टिंग है तो सामान ले जाना, आना ले जाना, तो वो फिर आपको ऊपर हो। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो स्कीम 33 की सोसाइटीज़ में चले गए, मेमार में चले गए, नाज़िमाबाद साइड चले गए, नॉर्थ कराची, न्यू कराची में आ गए। या बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उन पैसों में कहीं कमर्शियल लेके रेंट आउट कर दिया और जहाँ वो जिस विसिनिटी में रह रहे थे वहीं वो एक पोर्शन लेके वो रेंट पे शिफ्ट हो गए। तो ये आपके मतलब हर क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, क्या आपको सूट करता है कि आपके लिए सूटेबल है ये। तो मतलब इसमें कोई भी आप एज सच कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि आप ये करें या ना करें। आप अपना कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें और उसमें देखेंगे आपको क्या सूट करे। जो आपको सूट करे देन गो फॉर इट।